दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विष्णुपति स्वागत करता हूं। लेकिन आज चर्चा के विषय में शुरुआत करूंगा एक बुरी खबर से। और वो बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा या रॉबर्ट वाड्रा में से कोई एक भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। दरअसल ये बुरी खबर दी है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में भूचाल लाने वाली एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने। इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो जो कुछ कह रही हैं वो घटित हो रहा है। और बंगाल में तो उन्होंने बिल्कुल 2024 में वो कह दिया जो 2026 में घटित हो गया। अब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और वो बात ये कही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 2045 तक राज करेगी। हाँ, फिर से सुन लीजिए आप, 2045 तक राज करेगी। और अभी 2026 चल रहा है, यानी कि अभी 19 साल और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार रहेगी। 19 साल और का मतलब ये हो गया कि जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लगभग 80 साल के हो जाएंगे तब तक भी भाजपा सत्ता में रहेगी। और इससे अगली बात और कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि 2045 के बाद कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए तब तक अपने आप को जीवित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, हाँ एस्ट्रोलॉजी में मेरा विश्वास है। और यदि आपको इस पर कोई बुरा भला कहना है तो आप निश्चित रूप से एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी के पेज पर जाइए, एक्स पर जाइए और उनसे बात करिए। लेकिन फिलहाल एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में इस वक्त भारत में सबसे बड़ा नाम वही है। और अभी तक 90-95% का उनका सही प्रेडिक्शंस का रेट है। खैर दोस्तों, अब फिलहाल बात करूंगा इस बात पर कि क्या अमित शाह ने शेयर मात के खेल में सोनिया गांधी को मात दे दी। आखिर वो कौन है जिसकी हार निश्चित थी और जो हार गया। हालांकि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि संभावना यह है कि आज या कल में ईरान और अमेरिका के बीच में MOU पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन बहुत उम्मीदें मत पालिएगा। जिस तरीके के संकेत हैं, ये कोई समझौता नहीं है, पीस डील नहीं है, ये MOU है। और 60 दिन के अंदर बातचीत फाइनल होनी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सम्मानजनक स्तर पर कोई समझौता हो पाएगा। और अभी तक जो जानकारी बाहर आई है उसके आधार पर मुझे यही लगता है कि यदि यही शर्तें लागू हो गई तो ईरान विजेता के रूप में सामने आएगा, इजराइल सबसे बड़ा लूजर होगा और ट्रंप बस राजनीतिक रूप से खुशियां मनाएंगे। हालांकि खबरें ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को एश्योर किया है कि वो ऐसी कोई भी शर्त, ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे इजराइल को नुकसान हो। फिलहाल देखते हैं जब पूरा डिटेल बाहर आ जाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस में और भाजपा में एक शेयर मात का खेल शुरू हो गया। यदि सीधे सीधे कहूं तो अमित शाह में और सोनिया गांधी में एक शेयर मात का खेल शुरू हो गया। और वो शेयर मात का खेल शुरू किस बात पर हुआ कि कौन अब बची कुची TMC को खा जाएगा। और ये हुआ क्यों कि जैसा ही चुनाव परिणाम आया और एक्सपेक्टेड था, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा था कि चुनाव परिणाम में TMC की बहुत बुरी हार होने जा रही है। उस चुनाव परिणाम के आते ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी डर गए। ममता बनर्जी को लगा जेल की यात्रा करनी पड़ेगी और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब स्वाभाविक है, जो 15 साल से पश्चिम बंगाल की तानाशाह रही हो, जिन्होंने आज तक
किसी बड़े से बड़े नेता को कोई भाव न दिया हो, अचानक उनके सामने ऐसा आ जाए कि अब वो ये निश्चित हो कि जेल जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, तो वो घबराहट पड़ती है। इस घबराहट का फायदा उठाने का निर्णय एक और कांग्रेस ने भी करा और दूसरी ओर अमित शाह ने भी करा। पहला दाव सोनिया गांधी को चलने का इसलिए मिला क्योंकि उस वक्त ममता बनर्जी को लगा कि यदि मैं कांग्रेस की शरण में चली जाऊं और अब मैं सोनिया गांधी को अपना नेता मान लूं, राहुल गांधी को अपना नेता मान लूं, तो फिलहाल मैं जेल जाने से बच जाऊंगी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि यदि ममता बनर्जी ने गलती कर दी तो जिंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 3% वाली 2.97% वाली पार्टी है और टीएमसी पश्चिम बंगाल में 41% वाली पार्टी है। अब जैसे ही ममता बनर्जी सोनिया गांधी के घर पहुंची, सोनिया गांधी ने पहली शर्त रख दी, जेल से बचा लूंगी, संसद में पूरा हल्ला करूंगी, सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ेगा सड़क पर प्रदर्शन करूंगी, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त क्या है कि टीएमसी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दो। मतलब 41% वाली पार्टी 3% वाली पार्टी में अपना विलय कर दे। स्वाभाविक है, जब मुझ जैसों को ये हुआ कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, तो ममता बनर्जी को भी लगा कि शायद जेल जाना बेहतर है, लेकिन टीएमसी का कांग्रेस में विलय करना बेहतर नहीं है, और वो थोड़ी सी पीछे हटी। इधर पूरी टीएमसी पश्चिम बंगाल में जनता के आक्रोश से डरी हुई है। स्थिति ये है, आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में और किसी भी मोहल्ले में सड़क पर अकेली निकल जाए, अंडों की बौछार हो जाएगी, पब्लिक मारने को दौड़ेगी और ममता बनर्जी को जान बचाने के लिए सड़क पर भागना होगा। इस कमजोरी को भांप लिया अमित शाह ने। दरअसल ये डर जब ममता बनर्जी को था, तो ममता बनर्जी के नवनिर्वाचित विधायकों को और सांसदों को तो होना ही था कि कैसे अपने क्षेत्र में जाकर मुंह दिखाएंगे, और जबकि उनमें से कुछ का मानना था जो गुंडागर्दी हुई है, जो अत्याचार हुए हैं, वो हमने नहीं करे, वो करे हैं ममता बनर्जी ने, वो करे हैं अभिषेक बनर्जी ने। उनके इस डर को जहां एक और सोनिया गांधी ने बनाने का प्रयास किया कि टीएमसी का विलय कर दो, वही अमित शाह ने बनाने का प्रयास किया कि ममता और अभिषेक को तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम लोग चाहो तो ममता से, अभिषेक बनर्जी से खुद को अलग कर लो। जहां विधानसभा में 60 विधायक तत्काल इस बात पर सहमत हो गए, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया कि हमारा अब ममता बनर्जी से कोई संबंध नहीं है, हमारा अभिषेक बनर्जी से कोई संबंध नहीं है। इधर उसका प्रभाव लोकसभा में भी पड़ गया। काकोली घोष दस्तीदार नेता बनी और उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि हम 20 विधायक, 20 सांसद ममता बनर्जी के या अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं है, और हम असली टीएमसी हैं। कल 14 जून को उन्होंने अंततः बंग भवन में दिल्ली में अपनी मीटिंग करी और वहां पर असंतुष्ट सांसद इकट्ठा होना शुरू हुए, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सबसे पहली सांसद जो उस असंतुष्ट सांसदों की बैठक को पहुंची वो थी वो सबसे चर्चित सांसद टीएमसी की सयानी घोष। धीरे धीरे वहां पर 20 के 20 सांसद पहुंच गए, और ये 20 के 20 सांसद 2/3 से ज़्यादा होते हैं, और चूंकि 2/3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो लिहाजा उन पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होता।
अब प्रश्न था कि ये क्या करें, क्या असली टीएमसी के होने का दावा करें या किसी और पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। कोई कानूनी अड़चन थी, शायद ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जीतने के बाद कुछ समय तक आप तत्काल पार्टी के अंदर विद्रोह करते हुए खुद को असली विधायक या असली पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। भाजपा के नेताओं ने उनको सलाह दी कि अभी असली टीएमसी होने का दावा करने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करो। फिर क्या करें? नतीजा यह हुआ कि त्रिपुरा की एक रजिस्टर्ड पार्टी थी और उस पार्टी के पास एक पार्षद भी नहीं है। और मजे की बात यह है कि आज तक उस पार्टी को मात्र 832 वोट मिले, 832 वोट। त्रिपुरा में वो 4 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ी थी। उसका नाम है एनसीपीआई। फिलहाल ये 20 के 20 सांसदों ने 14 जून को इस एनसीपीआई में विलय करने का निश्चय कर लिया और उसमें शामिल हो गए। और इस तरीके से वो टीएमसी से अलग हो गए और इन 20 सांसदों को, इन 20 सांसदों सहित टीएमसी के सभी सांसदों को हड़पने का जो कांग्रेस ने प्लान बनाया था, उस प्लान पर राजनीति के आधुनिक चाणक्य अमित शाह ने पानी फेर दिया। और मजे की बात यह है कि एनसीपीआई में विलय होना और उस एनसीपीआई का एनडीए में हिस्सा होना भविष्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उस महत्व को सोनिया गांधी जानती थी। आपको याद होगा, अभी एनडीए ने लोकसभा में, भाजपा ने एक महिला आरक्षण का प्रस्ताव रखा था, यहीं पर डिलिमिटेशन का प्रस्ताव भी था। कांग्रेस चाहती है कि डिलिमिटेशन का प्रस्ताव तब पास हो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए। जिसका कारण क्या है कि कांग्रेस चाहती है कि देश में बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल सीटों का निर्माण कर दिया जाए। सबको पता है कांग्रेस एक लंबे समय से भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रही है। उधर एनडीए चाहता है कि उसके ही कार्यकाल में डिलिमिटेशन का प्रस्ताव पास हो जाए। कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में कतई नहीं है। उधर एनडीए चाहता है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और अभी जब संसद में प्रस्ताव रखा तो लोकसभा में 54 मतों से यह प्रस्ताव पास होने से रह गया। अमित शाह के दिल में टीस है और वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसी लोकसभा में कुछ सीटों का जुगाड़ हो जाए, चाहे वो कितने भी अपने विरोधी लोग हैं। यदि वो हमारी नीतियों को, हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो वो आ जाएं एनडीए में, ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। हालांकि ये जो 20 सांसद आए हैं, इससे अभी टारगेट लोकसभा में अचीव नहीं हो रहा, लेकिन हम टारगेट अचीव करने की ओर एनडीए बढ़ रहा है। और क्योंकि उन प्रस्तावों को पास होने के लिए संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। फिलहाल आपको ये बता दूं कि जो टीएमसी में टूट हुई है और जो कुछ टूट राज्यसभा में होने की संभावनाएं बन रही हैं, राज्यसभा में जो कुछ नए चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ नए सांसद आ गए हैं और 2-4 दिन में कुछ नए सांसद आने वाले हैं, उसके आधार पर राज्यसभा में एनडीए 163 सांसदों का राज्यसभा एमपी का आंकड़ा छू सकती है। और ये 163 राज्यसभा सांसदों का आंकड़ा राज्यसभा के 2/3 बहुमत के बिल्कुल नजदीक होगा। इसका मतलब है कि यदि
लोकसभा में भी संभावनाएं बन गई, तो सरकार दोबारा से उन प्रस्ताव को ला सकती है और उन प्रस्ताव को पास करा सकती है, क्योंकि राज्यसभा में यह आंकड़ा बनने के हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि यही बता दूं कि ये हालात नवंबर से पहले के हैं। यदि नवंबर तक एनडीए अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सका तो नवंबर के बाद ये बहुमत का आंकड़ा थोड़ा नीचे जा सकता है, यानी कि वहाँ एनडीए के सांसद कम हो सकते हैं। उधर लोकसभा के अंदर इन 20 सांसदों को लेकर अब एनडीए के पास 312 सांसद हो गए। इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के व्यवहार से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि पार्टी को खतरा है, एनडीए को खतरा है और सरकार गिर सकती है, क्योंकि इस बार चंद्रबाबू नायडू का व्यवहार अच्छा है। फिलहाल नीतीश कुमार बिहार में कुछ विच्छेद कर पाने की स्थिति में नहीं है, और आंध्र प्रदेश में चिरंजीवी जो है वो एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। लेकिन ये 20 सांसदों के आने के बाद कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर कुछ कम हो गई। और ख़ास बात यह है कि अब लोकसभा में एनसीपीआई चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के बाद एनसीपीआई ही है जिसके पास 20 सांसद हैं। ये सदस्य संख्या और बढ़ सकती है। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि ये संख्या शीघ्र ही 22 हो सकती है। और ये 22 कब हो सकती है? जबकि टीएमसी के 2 सांसद ऐसे हैं जो पिछले 4-5 दिनों से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने उनसे मिलने का समय देने से इनकार कर दिया और मोदी जी से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब अमित शाह नहीं मिलना चाहते। यानी कि इशारा यह है कि भले ही कुछ हो जाए, लेकिन ये दोनों सांसद इतने गंदे हैं, यदि एनडीए में लेना पड़ा तो इन्हें बहुत जलील करके लेंगे। इतनी आसानी से एनडीए का सदस्य नहीं बनाएंगे। और ये दोनों सांसद कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद। दोनों, एक नहीं, दो नहीं, कई सोर्स के माध्यम से लगातार अमित शाह से मिलने का समय मांग रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम अमित शाह से मुलाकात हो जाए और उसके बाद हम काकोली घोष दस्तीदार के ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन इनसे मिलने से मना कर दिया जा रहा है। यानी कि यदि इनसे मिल भी लिया गया तो ये बजाय 22 के ये संख्या 24 भी हो सकती है। हालांकि लोकसभा में ये सदस्य संख्या जो 312 होती है, ये 2/3 के बहुमत से काफ़ी दूर है। लेकिन एनडीए के प्रयास यहीं नहीं रुके और फिलहाल शह और मात का जो कांग्रेस और बीजेपी, अमित शाह और सोनिया गांधी के बीच में खेल चल रहा है, वो खेल ममता बनर्जी की टीएमसी की टूट तक नहीं रुका है, अभी खेल जारी है। डीएमके के खेल में कुछ भी हो सकता है। जब मैं डीएमके की बात कर रहा हूं तो मैं पिछले 3-4 दिन से फेसबुक पर अनेक बच्चों को पढ़ रहा हूं और वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर डीएमके को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टालिन ने और उसके बेटे, जो उसका बेटा है उदयगिरी, क्या नाम है, उसने सनातन धर्म के लिए एक बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, दीमक का, कि सनातन धर्म एक दीमक का समान है। उन्होंने हिंदुत्व का बहुत अपमान किया है और उन्होंने इस बात पे यह भी कहा कि यदि भाजपा या एनडीए डीएमके को ले लेगी तो हम ये मान लेंगे कि भाजपा का और एनडीए का कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों आपकी बात से सहमत नहीं हूँ।
मैं कहता हूं कि यदि डीएमके चाहे उदयगिरी स्टालिन ने कुछ भी कहा हो और चाहे एमके स्टालिन ने कुछ भी कहा हो या डीएमके के किसी और सांसद या नेता ने कुछ भी कहा हो, यदि वो एनडीए में आने को तैयार है तो निश्चित रूप से आप उसे एनडीए में ले लीजिए। यदि वो एनडीए में आकर आपकी नीतियों का समर्थन करने को तैयार है, वो एनडीए में आकर आपके लोकसभा और राज्यसभा में जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को अचीव करने में आपकी मदद करने को तैयार है, तो मेरा कहना है डीएमके का भी स्वागत है, डीएमके का स्वागत होना चाहिए। और मैं ऐसे मित्रों से बात कहूँगा, नाराज तब होना जब डीएमके एनडीए में आ रहा हो और एनडीए अपनी नीतियों को छोड़ रहा हो और डीएमके की नीतियों का पालन कर रहा हो। क्या मतलब क्या हुआ कि यदि डीएमके एनडीए में आए तो एनडीए अब खुद ये मानने लगे, एनडीए के नेता या एनडीए की पार्टी कहने लगे कि हाँ सनातन दीमक के समान है, तब तो आप निश्चित विरोध करिए, मैं भी आपके साथ विरोध करूंगा। लेकिन यदि वो सनातन को दीमक कहने के बाद भी आपके यहाँ आ रहा है, अपनी शर्तें लगा कर नहीं आ रहा, अपने सिद्धांतों को मनवाने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि एनडीए यदि अपने रास्ते पर चलता रहता है, एनडीए अपने टारगेट्स को अचीव करने से नहीं हटता है और तब डीएमके का समर्थन लेता है, तो मेरी निगाह में डीएमके का समर्थन लिया जाना चाहिए। और यदि उदयगिरी स्टालिन या एमके स्टालिन या डीएमके के सांसद एनडीए में शामिल होना चाहें तो उनका दोस्तों भरपूर स्वागत होना चाहिए, बस इसी शर्त पर कि चाहे वो महिला आरक्षण का प्रस्ताव हो, चाहे वो लोकसभा में डिलिमिटेशन का प्रस्ताव हो या एनडीए और भाजपा की भावी नीतियां हो, उनको पूरा करने में अपना योगदान देने को तैयार हो। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ डीएमके के आने से भी 354 का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। लेकिन आप ये भी मत सोचना कि डीएमके पे गाड़ी रुक रही है, अभी निशाने पर डीएमके के अलावा कुछ और लोग हैं। कुछ सपा के सांसद भी भाजपा के संपर्क में हैं, कुछ उद्धव ठाकरे के सांसद भी एनडीए के संपर्क में हैं, कुछ शरद पवार के सांसद भी एनडीए के संपर्क में हैं। यानी कि अमित शाह शहर मात के इस खेल में रुके नहीं हैं। उन्होंने न केवल टीएमसी पर कब्जा कर लिया है, न केवल डीएमके को अपने नज़दीक ला रहे हैं, बल्कि लोकसभा के और विभिन्न दलों के सांसदों को अपने साथ लेकर अपने टारगेट को अचीव करने की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि यदि चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो सपा हो, यदि इनके सांसद एनडीए में आते हैं और एनडीए के टारगेट्स को अचीव करने में मदद करते हैं तो इसका भरपूर स्वागत होना चाहिए। फिलहाल ये कहूँगा कि जहाँ तक टीएमसी का सवाल है, कोशिश की थी सोनिया गांधी ने, जब ममता बनर्जी उनके दरवाजे पर आई थी, उनके घर के अंदर गई थी और उनके ड्राइंग रूम तक गई और उनसे माफ़ी मांगी और उनसे पिछले बयानों के लिए, और ऐसा लगा कि वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। और तब कांग्रेस ने गेम खेला कि सिर्फ बात यही नहीं, हमें पूरी टीएमसी पे कब्जा करना है। और उधर अमित शाह लग गए कि कहीं ऐसा ना हो टीएमसी के खेल में सोनिया गांधी जीत जाएं। ये सोनिया गांधी और अमित शाह के बीच में टीएमसी को लेकर शहर मात का खेल हो गया। फिलहाल जो परिणाम दिखाई दे रहा है, सोनिया गांधी पराजित हो गई हैं और अमित शाह ने शह और मात के इस खेल में सोनिया गांधी को पराजित कर दिया है। और एकमात्र लूजर यदि कोई है तो वो ममता बनर्जी है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि यदि ममता बनर्जी की पार्टी बरकरार रहती है
तो लॉन्ग टर्म ममता बनर्जी के लिए अच्छा होगा। टीएमसी के सांसद टूटने से ममता बनर्जी को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान तब होता यदि वो टीएमसी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर देती। मित्रों, चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।